हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर प्रशांत कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, गवर्नमेंट लोहिया कॉलेज चूरू, आपको आज इस वीडियो में विपणन सम्मिश्रण को निर्धारित करने वाले जो घटक हैं उनके बारे में बताने जा रहा हूँ। हम आज इस वीडियो में मार्केटिंग मिक्स या जिसे हम विपणन सम्मिश्रण कहते हैं उसे कौन कौन से घटक प्रभावित करते हैं या किन घटकों या तत्वों के माध्यम से विपणन सम्मिश्रण निर्धारित होता है या प्रभावित होता है उनकी चर्चा करेंगे। तो आइए पहले हम ये समझते हैं कि विपणन सम्मिश्रण किसी भी संस्था के वातावरण से कैसे प्रभावित होता है। तो हम ये जानते हैं कि विपणन सम्मिश्रण किसी भी संस्था के आंतरिक और बाह्य वातावरण से निश्चित रूप से प्रभावित होता है, क्योंकि आंतरिक वातावरण तो फिर भी संस्था के द्वारा नियंत्रित होता है, लेकिन बाह्य वातावरण के जो घटक हैं या शक्तियां हैं या तत्व हैं उन पर किसी भी संस्था का नियंत्रण नहीं होता है। तो हमें आंतरिक घटक और बाह्य घटक अर्थात आंतरिक और बाह्य वातावरण के जो घटक हैं उनके ऊपर हमें ध्यान रखना है, ताकि हम ये समझ सकें कि कैसे विपणन सम्मिश्रण को निर्धारित किया जाता है। मूल रूप से विपणन सम्मिश्रण को प्रभावित करने वाली शक्तियाँ या प्रभावित करने वाले घटक या निर्धारित करने वाले घटक या तत्व दो भागों में विभाजित किए जाते हैं। एक तो वे जो कि बाजार से संबंधित होते हैं और दूसरे वे जिनका संबंध मार्केटिंग या विपणन से प्रत्यक्षतः होता है। तो आइए हम अब इस विपणन सम्मिश्रण को प्रभावित करने वाले घटकों की चर्चा करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे उपभोक्ता व्यवहार की। यह वह घटक है या यह वह तत्व है जो कि विपणन सम्मिश्रण को प्रभावित करता है प्रत्यक्ष रूप से। उपभोक्ता व्यवहार का अभिप्राय या मीनिंग या अर्थ यदि हम चर्चा करें तो उपभोक्ता व्यवहार का आशय वस्तुओं और सेवाओं का क्रय करते समय या वस्तुओं और सेवाओं को खरीदते समय उपभोक्ता द्वारा किया जाने वाला जो आचरण है अर्थात जो उसका बर्ताव है वही उपभोक्ता का व्यवहार माना जाता है। उपभोक्ता के व्यवहार में वह किन वस्तुओं और सेवाओं को कैसे खरीदता है, कहाँ से खरीदता है, कब खरीदता है, किस प्रकार से खरीदता है, ये सारी बातें उपभोक्ता के आचरण या बर्ताव में परिलक्षित होती हैं। जैसे कोई उपभोक्ता वस्तुओं अथवा सेवाओं को खरीदते समय किस प्रकार का बर्ताव करता है, कैसा आचरण करता है, अर्थात इसमें उसकी पसंद शामिल है, उसकी नापसंद सम्मिलित है, उसकी इच्छा, उसकी आवश्यकता भी सम्मिलित है, उसमें इसकी आदतें भी सम्मिलित की जाती हैं, उसकी प्रवृत्ति या उसका जो एटीट्यूड है वस्तुओं और सेवाओं के प्रति वह भी देखा जाता है, और साथ ही साथ वह किन वस्तुओं और सेवाओं को खरीदने में वरीयता प्रदान करता है या प्रेफरेंस क्या है उसकी, वो भी हम इसमें सम्मिलित करते हैं। क्योंकि ये सभी बातें किसी भी वस्तु अथवा सेवा की मांग को प्रभावित करती है। हम जानते हैं कि बाजार में मांग उपभोक्ता के स्तर पर भी निर्भर करती है, यानी कि उपभोक्ता का स्टेटस जो है उस पर भी निर्भर करती है। उपभोक्ता का जीवन स्तर, उपभोक्ता चाहे आप हों, चाहे मैं हूं या और कोई अन्य व्यक्ति हो, हमारा जो जीवन स्तर है या हमारे जीवन स्तर में होने वाले जो बदलाव हैं या जो परिवर्तन हैं उनसे हमारी मांग प्रभावित होती है। मान लीजिए आपका वेतन बढ़ता है, आपकी कमाई बढ़ जाती है, तो आपकी उत्पादों और सेवाओं की मांग भी प्रभावित होती है इस बात से। या मान लीजिए आपकी जो इनकम है वो घट जाती है पहले की तुलना में, तो आपकी उत्पादों और सेवाओं को काम में लेने की जो मांग है या जो डिमांड है उनको खरीदने की, वो निश्चित रूप से प्रभावित होती है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि उपभोक्ता का व्यवहार हमेशा एक जैसा नहीं होता है, उसमें समय समय पर बदलाव आते हैं और बदलाव आने के कई कारण हैं, एक ही कारण नहीं है। आर्थिक सामाजिक परिस्थितियाँ, राजनीतिक परिस्थितियाँ, सरकार की नीति, अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य,
देश में जो आंतरिक शांति या बाह्य शांति का जो स्तर है वह है, साथ ही साथ उपभोक्ता की आय और वो कहाँ रहता है, वो ग्रामीण परिवेश में रहता है या शहरी परिवेश में रहता है, शिक्षा का स्तर, ये सारी बातें उसकी मांग को प्रभावित करती हैं। तो एज ए मार्केटिंग मैनेजर हमें सबसे पहले ये ध्यान रखना है कि उपभोक्ता की इच्छा क्या है, उसकी आवश्यकता क्या है, उसकी आदतें कैसी हैं या क्या हैं, उसकी प्रवृत्ति क्या है, उसकी प्रेफरेंसेस क्या हैं, वह क्या पसंद करता है, वह क्या नापसंद करता है। इन सब बातों का हमें और कंटिन्यूसली और इस बात की हमें स्टडी करनी चाहिए, अध्ययन करना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा जानने का प्रयास करना चाहिए और फिर इसका विश्लेषण करना चाहिए। अब रही बात कि उपभोक्ता को यहाँ किस रूप में हमें वर्गीकृत करना है, तो हमें यहाँ मेल फीमेल या पुरुष स्त्री, बच्चे बूढ़े, ग्रामीण परिवेश के लोग, शहरी परिवेश के लोग, हमें हर तरह से उनको और उनका अध्ययन करना है और उसका एनालिसिस भी करना है। दूसरी बात हमें ये भी ध्यान रखनी है कि वर्तमान में जो हमारे उपभोक्ता हैं, हमारे वस्तुओं और सेवाओं को उपभोग करने वाले या भविष्य में हमारी वस्तुओं और सेवाओं को खरीद करके काम में लेने वाले जो हमारे संभावित उपभोक्ता हैं, हमें उनके लिविंग स्टैंडर्ड या उनका जो जीवन स्तर है उसकी भी हमें गहराई से स्टडी करनी चाहिए, ताकि हमें ये पता लग सके कि उनकी प्रेफरेंसेस या पसंद नापसंद कैसी है या उनमें क्या परिवर्तन हो सकते हैं। इसके अतिरिक्त हमें उपभोक्ता के जीवन स्तर में आने वाले जो परिवर्तन हैं या उनमें आने वाले जो संभावित परिवर्तन हैं उनके प्रति भी अपने आप को अपडेट रखना चाहिए। हमें उपभोक्ता के व्यवहार और उसके जीवन स्तर में जो परिवर्तन आए हैं उससे किसी संस्था या हमारी संस्था का जो प्रोडक्ट हम बनाते हैं उसकी डिमांड पर क्या उसका इफ़ेक्ट पड़ा है या क्या पड़ सकता है, हमें इस बात का भी एस्टिमेशन करना चाहिए या आकलन करना चाहिए। यदि ये सारी बातें हम ध्यान में रखते हैं तो हम कंज्यूमर बिहेवियर के आधार पर अपना जो मार्केटिंग मिक्स है उसको डिसाइड कर सकते हैं। हम ये डिसाइड कर सकते हैं कि हमारी प्रोडक्ट पॉलिसीज़ कैसी होंगी, हम ये देख सकते हैं कि हमारी प्राइसिंग क्या रहेगी, हम ये भी देख सकते हैं कि हमें डिस्ट्रीब्यूशन चैनल या जिसको हम प्लेस के रूप में देखते हैं वो भी हम निश्चित कर सकते हैं। और साथ ही साथ हम जो प्रमोशनल एक्टिविटीज़ होती हैं, बिक्री बढ़ाने के जो तरीके हैं, वो हमें कौन से काम में लेने हैं ये भी हम निश्चित कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे दूसरे महत्वपूर्ण घटक की, और दूसरा महत्वपूर्ण घटक है प्रतिस्पर्धा, या जिसको हम कंपटीशन के नाम से भी जानते हैं। आज के बाज़ार में जो प्रतिस्पर्धा का स्तर है वह गला काट प्रतिस्पर्धा मानी जाती है। आज हम प्रतिस्पर्धियों को यदि देखें तो वे हमारे जैसे ही उत्पाद या हमसे भी अच्छे उत्पाद, हमसे अच्छी किस्म के उत्पाद बना रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में हम कैसे बाज़ार में टिके रहेंगे ये हमें देखना होगा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे प्रतिस्पर्धा की कि वास्तव में प्रतिस्पर्धा है क्या। प्रतिस्पर्धा एक ऐसा घटक है, एक ऐसा कंपोनेंट है जो किसी भी संस्था के उत्पाद और उसकी जो सेवाएं हैं, क्योंकि या तो कोई संस्था कोई प्रोडक्ट बनाती है, कोई उत्पाद बनाती है, कोई वस्तु बनाती है, या फिर वो कोई सेवा प्रदान करती है। तो हमारी संस्था के जो प्रोडक्ट्स या सर्विसेज हैं उनकी डिमांड को जो प्रभावित करने वाला घटक है सबसे ज़्यादा, यूँ समझ लीजिए, वो है प्रतिस्पर्धा माना जाता है। तो हमें प्रतिस्पर्धी जो हमारे हैं, हमारे कॉम्पिटिटर्स हैं, हमें उनके द्वारा बनाए जाने वाले उत्पादों की स्थिति देखनी होगी। हमें मार्केट में अपने कंपटीशन का स्टेटस देखना होगा कि हमारी पोजीशन क्या है, हम अच्छी स्थिति में हैं या ख़राब स्थिति में हैं। हमें इस बात की भी स्टडी करनी चाहिए। हमें कॉम्पिटिटर की एक्टिविटीज़ या उसकी जो स्ट्रेटजीज़ हैं या उसने क्या मार्केटिंग पॉलिसीज़ अपना रखी हैं उनका भी हमें पता लगाना चाहिए। और साथ ही साथ हमें प्रतिस्पर्धा की जो लेटेस्ट अपडेट्स होते हैं या प्रतिस्पर्धा की स्थिति में जो नवीनतम जो स्थितियां होती हैं बाज़ार की, उसको भी हमें टाइम टू टाइम देखते रहना चाहिए, उससे अपने आप को और जागरूक रखना चाहिए।
इसके अतिरिक्त हमें कॉम्पिटिटर जो हमारा है या प्रतिस्पर्धी है वह कैसे उत्पाद बनाता है, उसकी क्वालिटी क्या है, वो उत्पाद के साथ साथ जो सर्विसेज प्रोवाइड करवाता है उसका स्टेटस क्या है, उसके द्वारा दी जाने वाली गारंटी और वारंटी कैसी है, किन शर्तों पर दिया जाता है, उसके द्वारा बेचे जाने वाली वस्तुओं का मूल्य क्या है या प्राइस क्या है उसकी, और डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स उसने कैसे डेवलप कर रखे हैं, और साथ ही साथ बिक्री बढ़ाने के लिए वो क्या तरीके काम में लेता है। ये सारी बातें हमें देखनी चाहिए। यदि ये सब हम देखते हैं और उसके अकॉर्डिंग फिर हम अपनी पॉलिसी को अपडेट करते हैं या अपनी जो स्ट्रेटजी है उसको अपडेट कर लेते हैं, तो हम निश्चित रूप से बाज़ार में और अपने प्रतिस्पर्धी का मुकाबला कर सकते हैं, और हम भी बने रह सकते हैं, हम भी बाज़ार में और टिके रह सकते हैं। तो एज ए मार्केटिंग मैनेजर हमें इन सब बातों पर समय पर ध्यान देना चाहिए, तरीके से हमें स्टडी करनी चाहिए सही तरीके से, और जो हमारा ऑप्टिमम मार्केटिंग मिक्स स्ट्रक्चर है वो बनाना चाहिए। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे अगले पॉइंट की। अगला जो हमारा घटक है वो है बाजार या वितरण व्यवस्था, या जिसको हम डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स कहते हैं। मध्यस्थों का जो स्वरूप होता है, क्योंकि बाज़ार में जो व्यक्ति वस्तुएं अथवा सेवाएं बनाता है या सृजित करता है वह सीधे ही अपनी वस्तुएं या सेवाएं नहीं बेचता, बल्कि उसे दलाल, एजेंट, आढ़तिया या थोक व्यापारी या फुटकर व्यापारी के रूप में अन्य प्रकार के जो लोग हैं या जो संस्थाएं हैं उनकी सेवाओं का उपयोग लेना होता है। क्योंकि ग्राहक भी सीधे ही उत्पादक से वस्तुएं खरीदने की स्थिति में हमेशा नहीं रहता है। तो बाज़ार में ये जो वितरण व्यवस्था होती है वस्तुओं और सेवाओं की, इसे हम डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स या डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम कहते हैं। ये भी विपणन सम्मिश्रण को प्रभावित करने वाला एक महत्वपूर्ण घटक है। बेसिकली जो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है वो दो प्रकार का होता है। एक तो डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम होता है, जिसमें जनरली जो फुटकर विक्रय भंडार खोले जाते हैं उत्पादक द्वारा, या डाक के माध्यम से व्यापार किया जाता है, टेलीफोन के माध्यम से सेलिंग होती है, घर घर जाकर के वस्तुएं बेची जाती हैं डायरेक्टली, और या फिर कोई स्पेशल ऐसी शॉप्स बना दी जाती हैं उत्पादकों द्वारा जहां ग्राहक सीधा खरीदता है। तो ऐसे सिस्टम में जो मीडिएटर्स होते हैं वो नहीं होते हैं, ये तो डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन होता है। लेकिन जहां अप्रत्यक्ष वितरण प्रणाली होती है वहां पर कई अन्य प्रकार के मध्यस्थ होते हैं, जैसे हम उसको दलाल कह सकते हैं, एजेंट कह सकते हैं, आढ़तिया कहते हैं, थोक व्यापारी भी होते हैं, फुटकर व्यापारी होते हैं। उनकी सेवाओं का उपयोग हम करते हैं, और ग्राहक या उपभोक्ता जो होता है वह सीधा और उत्पादक से सामान न खरीद करके इन दलालों या मध्यस्थों के माध्यम से क्रय व्यवहार करता है। तो एज ए मार्केटिंग मैनेजर हमें क्या करना है यहाँ पर, ऐसी स्थिति में हमें एक तो उत्पादों के वितरण के लिए जो माध्यम उपलब्ध हैं उनकी हमें अच्छे से स्टडी करनी है, उनका एनालिसिस करना है। हमें ये देखना है कि हमारी रिक्वायरमेंट कैसे पूरी होगी। क्या हम डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन में को अप्लाई करेंगे या इनडायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन चैनल को काम में लेंगे, हम दलाल, एजेंट, आढ़तिया या थोक व्यापारी को काम में लेंगे, या हमें इनकी आवश्यकता नहीं है, हम खुद ही अपने सेलिंग सेंटर्स डेवलप करेंगे, या हम विशेष प्रकार की जो दुकानें हैं हमारी, जिसको हम विशेषाधिकार दुकानें भी कहते हैं, क्या हम उनका उपयोग करेंगे, या हम अपने द्वारा बनाई गई वस्तुओं को घर घर जा कर के डायरेक्टली ही बेचेंगे, सेल्स पर्सन्स को हम ही अपने पास रखेंगे। तो क्या तरीका हम अपनाएंगे वो हमें देखना है। साथ ही साथ मध्यस्थों के साथ जो यदि हम व्यवहार करते हैं तो फिर उनको हम किन शर्तों के आधार पर और उनसे हम काम करवाएंगे, हमारे वेयर हाउसेज या भंडारण की व्यवस्था, गोदाम की व्यवस्था कैसी होगी, परिवहन व्यवस्था कैसी रहेगी, उसकी हम स्टडी करेंगे। हमें इन सब चीज़ों की जानकारी होनी चाहिए, और साथ ही साथ हमें जो मार्केटिंग का जो हमारा प्रमोशन है सेलिंग का, उस पर भी हमें टाइम टू टाइम रिव्यू करना है और उस पर भी ध्यान देना है। तो आज के लिए इस वीडियो में अभी हम इतना ही करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में जो रिमेनिंग कंटेंट्स हैं या जो बचे हुए घटक हैं उनकी हम चर्चा करेंगे। तो आप सभी का धन्यवाद।